मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 1 साल पूरा होने के मौके पर बीजेपी की आज से देश भर में होंगी वर्चुअल रैलियां। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज शाम 4 बजे करेंगे बिहार जनसंवाद। भारत चीन बॉर्डर के पास चुशुल पाल्जो में दोनों देशों के बीच हुई सेना के प्रतिनिधियों की उच्चस्तरीय बातचीत। पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनाव को कम करने पर हुई चर्चा। अब तक 4,286 श्रमिक ट्रेनों के जरिए 58 लाख से भी ज्यादा श्रमिक पहुंचे अपने घर। रेलवे बोर्ड ने अगले हफ्ते भर में सभी श्रमिकों को उनके घर पहुंचाने की जताई उम्मीद। वंदे भारत मिशन के तीसरे चरण में विदेशों में फंसे भारतीयों को स्वदेश लाने की प्रक्रिया जारी। मिशन के तहत 1 लाख से भी अधिक भारतीय लौट चुके हैं स्वदेश। आईएनएस जलाश्व 700 भारतीयों को लेकर मालदीव से आज पहुंचेगा भारत। भारत में कोविड-19 के 1,15,942 सक्रिय मामले, 1,14,072 मरीज स्वस्थ होकर लौटे घर, 6,642 लोगों की कोरोना से मौत। कोविड-19 से ठीक होने की दर 48.02%। और दुनिया भर में कोविड-19 से 68,55,000 से भी अधिक लोग संक्रमित, 3,98,000 से भी ज्यादा लोगों की हुई मौत। 19 लाख से ज्यादा संक्रमितों के साथ अमेरिका सबसे ज्यादा प्रभावित, 6 लाख से ज्यादा संक्रमितों के साथ ब्राजील दूसरे स्थान पर। देश भर में मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 1 साल पूरा होने के मौके पर बीजेपी देश भर में वर्चुअल रैली करने जा रही है। बीजेपी के केंद्रीय नेता इन रैलियों के जरिए मोदी सरकार की उपलब्धियों और कोरोना के खिलाफ लड़ाई के लिए उठाए गए कदमों की चर्चा करेंगे। रविवार को होने वाली केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की वर्चुअल रैली को बिहार जनसंवाद का नाम दिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की रैली में बिहार के सभी जिलों के लोगों को जोड़ा जाएगा। राज्य के सभी 72,000 बूथों पर गृह मंत्री अमित शाह का भाषण सुनाने का लक्ष्य रखा गया है। देश के गृह मंत्री बिहार के वर्कर को, आम लोगों को, उसको सबको संबोधित करेंगे और ये रैली की तरह लाखों लोग इसमें जुड़ने वाले हैं। गौरतलब है कि इसी साल के अंत में बिहार में विधानसभा चुनाव भी संभावित है। गृह मंत्री की इस रैली को बिहार में बीजेपी की चुनावी तैयारियों की शुरुआत के तौर पर भी देखा जा रहा है। देश भर में बीजेपी इसके साथ ही डिजिटल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आयोजित कर रही है। बीजेपी ने पीएम मोदी द्वारा लिखा पत्र देश के 10 करोड़ घरों तक पहुंचाने और 5 करोड़ मास्क बांटने का भी लक्ष्य रखा है। इस बीच पार्टी ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में कुछ देशों से भारत की तुलना किए जाने पर राहुल गांधी पर हमला बोला है। राहुल गांधी जी पूरी तरह गलत तुलना कर रहे हैं। कोरोना से जो लड़ाई भारत लड़ रहा है वो दुनिया में बेहतरीन लड़ाई लड़ रहा है, क्योंकि जिसका मिसाल इटली और अन्य कंट्री का राहुल गांधी दे रहे हैं, वहां पर कोरोना पॉजिटिव की तादाद आबादी के तनासुब में बहुत ज्यादा है, वहां पर मौत ज्यादा हुई है। भारत की सरकार ने राज्य सरकार को विश्वास में लेकर एक मजबूत लड़ाई लड़ी है। कुल मिलाकर कोरोना काल में जब सब कुछ डिजिटल है तो बीजेपी भी वर्चुअल रैलियों के जरिए अपनी सियासी गतिविधियां बढ़ा रही है। विकास के लिए एक सफल मॉडल के रूप में उभरने के बाद अब ये क्षेत्र कोरोना प्रबंधन में भी रोल मॉडल के रूप में उभरा है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा पिछले 6 वर्षों में पूर्वोत्तर क्षेत्र को मिली प्राथमिकता और संरक्षण के कारण ये संभव हुआ है। उन्होंने डोनर मंत्रालय की टीम को 2019-20 के दौरान 100% व्यय अर्जित करने पर बधाई दी। इस दौरान सड़क, रेल एवं वायु संपर्क मार्ग के मामले में उल्लेखनीय विकास हुआ है, जिससे न केवल पूरे क्षेत्र में बल्कि समस्त देश में वस्तुओं और व्यक्तियों की आवाजाही को सुगम बनाने में सफलता मिली है। उन्होंने कहा कि कोविड के बाद के समय में बांस को विशेष प्रोत्साहन मिलेगा और ये क्षेत्र युवा उद्यमियों को विभिन्न क्षेत्रों में अपनी पहचान बनाते हुए देखेगा। बैठक हुई। दोनों देशों के उच्च स्तरीय सेना कमांडरों ने पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनाव को कम करने के मकसद से चर्चा की।
सेना के सूत्रों के मुताबिक भारतीय और चीनी सेना के अधिकारियों के बीच करीब 6 घंटे तक बातचीत चली। भारत की ओर से लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह, जबकि चीन की तरफ से मेजर जनरल लिन लुई ने वार्ता का नेतृत्व किया। वार्ता के बारे में सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे को विस्तृत जानकारी दी जाएगी। देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे श्रमिकों को उनके गृह राज्यों तक पहुंचाने के लिए भारतीय रेल के भगीरथ प्रयास जारी हैं। रेलवे ने अब तक 58 लाख से ज्यादा श्रमिकों को उनके गंतव्य तक पहुंचाया। इसके लिए रेलवे बोर्ड ने अब तक 4286 रेलगाड़ियां चलाकर मुसाफिरों को राहत का पैगाम दिया। हमने 3 जून को जो राज्य सरकारों के मुख्य सचिव हैं उनसे हमने अनुरोध किया था कि वो अपनी रिक्वायरमेंट बता दें। जो हमको 3 जून को रिक्वायरमेंट दी गई थी वो 171 ट्रेनों की दी गई, जिसमें सबसे ज़्यादा केरला की रिक्वायरमेंट है करीब 66 ट्रेन की, फिर तमिलनाडु की रिक्वायरमेंट है 26 ट्रेन की, और बाकी कुछ राज्य सरकारों की कुछ 5 या 10 ट्रेनों की रिक्वायरमेंट है। अभी तक कुल 4286 ट्रेनें चलाई जा चुकी हैं और 58 लाख से ज़्यादा श्रमिक भाई बहन अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचाए जा चुके हैं। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन विनोद कुमार यादव ने बताया कि देश भर में फंसे श्रमिकों की संख्या को देखते हुए लॉकडाउन के दौरान रेलवे ने लगभग 250 ट्रेन प्रतिदिन के हिसाब से चलाए, लेकिन अब 3-4 दिनों से श्रमिक स्पेशल ट्रेनों की संख्या में कमी आ रही है। उनका कहना है कि आने वाले 10 दिनों में राज्य सरकारों की मांग को पूरा कर दिया जाएगा और जिस राज्य से भी डिमांड आएगी भारतीय रेल 24 घंटे में पूरा करने की कोशिश करेगी। रेलवे ने कहा है कि उम्मीद है कि अगले हफ्ते भर में सभी श्रमिकों को उनके घरों में पहुंचा दिया जाएगा। भारतीय रेल ने राज्य सरकारों से ये अनुरोध किया है कि वो जैसे ही अपनी रिक्वायरमेंट देंगे भारतीय रेल 24 घंटे के अंदर वो ट्रेन चला देगी और श्रमिक भाई बहन को उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाएगी। इस समय जो रिक्वायरमेंट जैसे कि बहुत कम होने लगी है, हमें पूरी उम्मीद है कि आने वाले हफ्ते 10 दिनों में सारे श्रमिक भाई बहन अपने अपने गंतव्य स्थानों पे पहुंच जाएंगे। वहीं रेलवे कोविड के खिलाफ जंग में भी अहम योगदान दे रहा है। अब तक 5000 स्लीपर कोच को कोविड कोच में बदला गया है, जिसमें 80,000 से ज्यादा बेड हैं। हमने कुछ अपने स्लीपर कोचेज को कोविड केयर सेंटर में परिवर्तित किया। करीब 5000 से ज़्यादा कोचेज को हमने कोविड केयर सेंटर में कन्वर्ट किया है, जिसमें 80,000 से ज़्यादा बेड्स अवेलेबल हैं। और इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि कभी दूर दराज के क्षेत्र में अगर कहीं ज़रूरत पड़े और हॉस्पिटल बेड्स की कमी हो तो हम जो स्टेट गवर्नमेंट के एफर्ट्स हैं उसको हम सप्लीमेंट कर सकें। कुल मिलाकर कोरोना महामारी से निपटने के लिए लगाए गए लॉकडाउन के दौरान भारतीय रेल अपनी मानवीय भूमिका से मुसाफिरों का दिल जीतने में कामयाब रही है, तो कोविड के खिलाफ जंग में भी अपनी जिम्मेदारी निभा रही है। 1000 लोगों को स्वदेश लाया जा चुका है। इस मिशन के दौरान एयर इंडिया यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन और अफ्रीका के लिए इस महीने की 10 तारीख से लेकर 1 जुलाई तक लगभग 300 और उड़ानों का संचालन करेगा। एयर इंडिया ने विदेशों में फंसे हुए भारतीयों को वापस लाने के लिए वंदे भारत अभियान के पहले चरण में 64 उड़ानों का संचालन किया था और 12,708 भारतीयों को स्वदेश लाया गया था। दूसरे चरण में अब तक 290 उड़ानें संचालित की जा चुकी हैं और 52,113 भारतीय स्वदेश लौट चुके हैं। वंदे भारत मिशन के तहत कुवैत में फंसे हुए 90 भारतीय नागरिक कल शाम बिहार के गया पहुंचे। इनमें से 89 यात्री बिहार से जबकि एक झारखंड से हैं। इसके साथ ही एयर इंडिया एक्सप्रेस उड़ान से कल शाम 100 से भी अधिक यात्री कुवैत से त्रिची पहुंचे। इनमें 13 रामनाथपुरम तथा 10 त्रिची जिले के हैं। यात्रियों की जांच के लिए नमूना लेने के बाद उन्हें विशेष बसों से उनके घरों के लिए रवाना कर दिया गया। मालदीव की राजधानी माले से शुक्रवार को भारत के लिए रवाना हुआ था। भारतीय सेना का ये जहाज समुद्र सेतु अभियान के अंतर्गत 4 जून को तीसरे फेरे में माले पहुंचा था। वंदे भारत मिशन के अंतर्गत नौसेना विदेशों में फंसे हुए भारतीय नागरिकों को वापस ला रही है। दिशा निर्देशों के अनुसार धार्मिक स्थलों में एक समय में 5 से ज्यादा लोगों के प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। सभी धार्मिक स्थलों के गेट पर सैनिटाइजर रखना जरूरी होगा और सिर्फ बिना कोविड-19 के लक्षण वाले लोगों को ही प्रवेश दिया जाएगा। इसके साथ ही हर किसी के लिए मास्क पहनना भी जरूरी होगा।
मूर्तियों को छूना प्रतिबंधित रहेगा और चढ़ावे को प्रसाद के रूप में वितरित नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही सामूहिक गान के स्थान पर रिकॉर्डेड भजनों का ही इस्तेमाल होगा। इसके अलावा शॉपिंग मॉल और रेस्टोरेंट के लिए भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। मॉल में एस्केलेटर का इस्तेमाल करने के लिए एक सीढ़ी की दूरी बनाकर रखनी होगी और होटलों तथा रेस्टोरेंट में ऐसे कार्यक्रम नहीं आयोजित किए जा सकेंगे जिनमें भीड़ जुटे। फूड कोर्ट या रेस्टोरेंट में बैठने की जगह का केवल 50% ही इस्तेमाल होगा। सभी स्थानों पर सीसीटीवी चालू हालात में होने चाहिए और हर संस्थान को थर्मल स्कैनिंग और सैनिटाइजर रखना जरूरी होगा। मरीज कोविड-19 को हराकर ठीक हो चुके हैं। कोविड-19 से ठीक होने की दर 48.2% देश में पहुंच चुकी है। मौजूदा समय में कोरोना के 1,15,942 सक्रिय मामले हैं। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति की जांच के लिए इसकी क्षमता में बढ़ोतरी की है। इस समय देश में 520 सरकारी और 222 निजी प्रयोगशालाएं काम कर रही हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 1,37,938 नमूनों की जांच की गई है। इस प्रकार कुल 45,24,317 लोगों की अब तक जांच की जा चुकी है। विश्व भर में कोरोना से 68,55,000 से भी अधिक लोग संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 3,98,000 के आसपास लोगों की इस बीमारी से मौत हो चुकी है। इससे सबसे अधिक प्रभावित देश अमेरिका में कोविड-19 के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और कोरोना संक्रमण के मामलों में अमेरिका दुनिया भर में शीर्ष पर बना हुआ है। यहां पर अब तक 19,19,430 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। वहीं मरने वालों का आंकड़ा भी 1,09,000 तक पहुंच चुका है। अमेरिका में सबसे अधिक प्रभावित न्यूयॉर्क में लगातार दूसरे दिन हालांकि सबसे कम मौतें हुई हैं। शुक्रवार को 35 लोगों की मौत कोरोना के कारण हुई है। इससे पहले गुरुवार को न्यूयॉर्क के 42 लोगों की मौत हुई थी। इन सब के बीच न्यूयॉर्क शहर को 8 जून से चरणबद्ध तरीके से फिर से खोला जाएगा। इससे लगभग 40 लाख कर्मचारी काम पर लौट आएंगे। पहले चरण में निर्माण, विनिर्माण और थोक आपूर्ति श्रृंखला शुरू की जाएगी। तो अमेरिका पहले नंबर पर है कोरोना के आंकड़ों के मामले में। तो उधर ब्राजील में कोरोना के सबसे अधिक मामले देखने को मिले हैं और ब्राजील में अब तक 6,45,771 मामले सामने आए हैं। वहीं इस वायरस के कारण अब तक देश में 35,000 लोगों की मौत हो चुकी है। तो ब्राजील में आंकड़ा दूसरे नंबर पर पहुंच चुका है। वहीं ब्रिटेन में बीते 24 घंटे में 204 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही ब्रिटेन में मरने वालों की संख्या 40,548 हो चुकी है। इसके अलावा बीते 24 घंटे में 1,557 नए मरीज भी सामने आए हैं। ब्रिटेन में आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक अब तक 2,86,294 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। ब्रिटेन के स्वास्थ्य सचिव ने देश में कोरोना की जानकारी देते हुए बताया कि 15 जून से अस्पताल में आने वाले मरीज, डॉक्टर और स्टाफ के साथ आने वाले सभी व्यक्तियों को फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा। ये सभी नियम सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने वाले लोगों पर भी लागू होंगे।